नमस्कार ओमकार जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी और आपके दर्शकों को भी नमस्कार। सर, एसआईआर का सिरदर्द क्या खत्म ही नहीं हो रहा है विपक्षी पार्टियों के सिर से? क्योंकि इतना लंबा चौड़ा फैसला सुनाए जाने के बाद फिर तमिलनाडु के एक नए नवेले राजनेता है जोसेफ विजय, जो कि वैसे तो अभिनेता है, वो भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं एसआईआर के खिलाफ। उनको क्या प्रॉब्लम हुई है? अभी तो उनकी पार्टी जुमा जुमा 8 दिन पुरानी है और अभी उन्होंने कोई चुनाव उनाव भी नहीं लड़ा है, तो उनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? अभी तो देखिए, ऐसा है कि बिहार में होके निपटा है और एसआईआर होने के बाद वहां जो नतीजा आया है उसके बाद से इन सब की नींद हराम हो गई है। और अभी 12 और राज्यों में चल रहा है, मतलब शुरू है। और वहां के जो दृश्य हमें देखने को मिल रहे हैं और जिस तरह के बयान आ रहे हैं लोगों के, अखिलेश यादव को देख लीजिए, ममता को देख लीजिए, अलग अलग राज्यों में, तो अभी एक बिहार और 12 ये, तो कुल मिलाकर के 13 राज्यों में आप समझ लीजिए। लेकिन उसके अलावा भी तो पूरा भारत पड़ा हुआ है। अभी तो जैसे जैसे ये मुहिम आगे बढ़ेगी तो वैसे वैसे आप देखेंगे क्या हाल होना है। हर राज्य में जहां जहां घोषणा हो जाएगी कि फला तारीख से एसआईआर शुरू है, इनके सबके रुदन शुरू होंगे, छाती पीटेंगे ये, और बार बार ये सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे, मीलोड बचा लो हमें। क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? एसआईआर में ऐसा क्या हो रहा है कि ये इतने घबराए हुए हैं? भाई, एसआईआर में तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। एसआईआर में तो सीधे सीधे दो तीन चीजें हो रही हैं। नंबर एक, जो अब इस दुनिया में नहीं है उनके नाम हटाए जा रहे हैं। नंबर दो, जो अपने मूल स्थानों पर नहीं मिल रहे हैं और कहीं शिफ्ट हो गए हैं, उनके नाम हटाए जा रहे हैं। तीसरे, जिनके दो जगह नाम है, ये मानी हम गांव में थे पहले, हमने पढ़ लिख लिया, अब कहीं बाहर जॉब मिल गई है, नौकरी मिल गई है, वो चाहे शहर में मिली हो या राज्य के बाहर मिली हो, और हम वहां शिफ्ट हो गए हैं। और इस बात के भी प्रमाण हैं कि आपने वहां भी जाकर के वोट बनवा लिया, यहाँ का कटवाया नहीं है। तो ऐसे लोगों के नाम काटे जा रहे हैं। अब इसमें इनको क्या परेशानी है? या परेशानी ये है कि जो घुसपैठिए हैं, ये जो बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्याज हैं, नेपाली हैं, उन्होंने भी अवैध घुसपैठ करके अवैध तरीके से डॉक्यूमेंट बनवा करके मतदाता सूची में घुसपैठ कर लिए, और उनके बाहर निकाले जाने से इनको लगता है कि साहब, हमारी जो थोड़ी बहुत जीत की संभावनाएं बन रही हैं, बनी हुई हैं, या जो हम खेल करते रहे, वो पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। और बिहार में आप देखो ना, वोट ऑफ परसेंटेज कितना बढ़ा है अचानक, क्योंकि अभी तक तो 69 लाख फेक वोटर थे। फेक मतलब जिनकी मृत्यु हो चुकी, जो दुनिया में नहीं है, या जो राज्य से बाहर हैं, या जिनके दो जगह नाम थे, तो उनको हम फेक ही मानेंगे। जो योग्य नहीं है वो मतदाता सूची में थे, तो जो अयोग्य हैं उनको हटाया गया है, और जो योग्य हैं उनको 21 लाख के आसपास थे, उनको जोड़ा भी गया है। तो कुल मिलाकर के 47-48 लाख मतदाता हटे हैं। और उसके बाद जो ये वोटर परसेंटेज बढ़ा है, टर्नआउट बढ़ा है, वो जस्टिफाइड करता है इस चीज को कि जो सही मतदाता हैं वो जुड़े हैं, उन्होंने जाकर के वोट किया है, तो उनका वोटर परसेंटेज बढ़ गया है। अब इनको क्या परेशानी है? जब ये बिहार में एसआईआर का विरोध करने के लिए याचिकाएं दाखिल की गई थी, तो उसमें महुआ मोइत्रा भी थी। ममता बनर्जी ने लगाया था उसको कि एक याचिका अपनी तरफ से भी लगाओ।
वो तो सारी खारिज हो गई थी। और उस समय तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया था कि ये पूरी तरीके से संवैधानिक है और चुनाव आयोग को एसआईआर कराने का, मतदाता सूचियों के सत्यापन का, शुद्धिकरण का विशेष अभियान चलाने का पूरा हक है। तो फिर भी अगर आप सुप्रीम कोर्ट जा रहे हो और उसको चैलेंज करने की कोशिश कर रहे हो, किस आधार पर चैलेंज कर रहे हो मुझे नहीं पता। ये तो तभी पता लगेगा जब याचिका पर वहां सुनवाई होगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो पहले ही कह चुका है। अब वो ये तो कहेगा नहीं कि चुनाव आयोग को ये अधिकार नहीं है, या जो राज्य छोड़ चुके, अपना मूल स्थान छोड़ चुके, उनके नाम मतदाता सूची में बने रहने चाहिए, ऐसा तो वो नहीं कहेगा। यानी जो अयोग्य हैं उनको तो मतदाता सूची में रखने के आदेश सुप्रीम कोर्ट नहीं देगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ टाइम बाइंग का मामला है कि किसी तरीके से इसको लिंगर ऑन करो, लटकाओ, कुछ खेल अगर कर सकते हैं इस बीच तो वो करो। इसके अलावा और क्या इनका मकसद हो सकता है? जी सर, इधर आप देखिए, अखिलेश यादव का आपने नाम लिया, उन्होंने तो वोट भी गिनने शुरू कर दिए कि 50,000 ऐसे वोटर जो हमें वोट करते हैं उनकी लिस्ट तैयार हो गई है, 50,000 वोट काटे जाएंगे। और किस तरह की बयानबाजी वो कर रहे हैं, कैसे अनाप शनाप बातें चुनाव आयोग को लेकर बोल रहे हैं। उनको अपने दोस्त राहुल गांधी की वो गड़बड़ी वाला एक और वीडियो लेकर आने वाले, उसका इंतजार कर लेना चाहिए सर। 15 दिन का टाइम दिया है ना राहुल गांधी ने कि एक गड़बड़ी की लिस्ट लेके आएंगे या पूरा भांडा फोड़ करेंगे बिहार में, तो थोड़ा इंतजार ही कर ले वो। सही कह रही हैं, लेकिन दिनों दिन इनकी बेचैनी बढ़ती जा रही है। ये आपाक होते जा रहे हैं। रोजाना के इनके बयान देखिए, रोजाना की इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए, और इनके सपोर्टर जो इनके ट्विटर हैंडल अचानक सक्रिय हुए हैं बिहार की तेजस्वी की मार के बाद, और उनका रुदन, उनका एक्टिविज्म, उनके बिगड़े हुए बोल, ये सब देखने को मिल रहे हैं आजकल एक्स और ट्विटर हैंडल पर। और ये सब ये शो करता है कि बिहार में जो कुछ हुआ है, जो नतीजा आया है, उसके बाद से इनके पेट का पानी ढीला हो चुका है। इनका दिन का चैन और रातों की नींद हराम हो चुकी है। अब आप देखिए ना कि ममता बनर्जी कैसे चुप्पी साधे हुए हैं, कुछ बोल नहीं रही हैं। अखिलेश यादव चूंकि ताजा ताजा जख्म मिला है तेजस्वी को, और वो रिश्तेदार हैं इनके, और उनको संबल देने के लिए गए थे, उनका सहयोग करने के लिए गए थे, कई रैलियां की थी, लेकिन वो एक पुराना चुटकुला है कि उनका पैर भारी करके चले आए। उनके लिए तो आप ये समझिए कि अखिलेश यादव भी गए सहयोग के लिए, कुछ और लोग भी गए, लेकिन वो तो अपना खुद ही सहयोग नहीं कर रहे थे। किस किस तरह के बयान दे रहे थे, किस किस तरह की धमकियां अफसरों को दे रहे थे, और कैसे कैसे सॉन्ग्स बनवाकर अब जिन्होंने वो सॉन्ग बनाए उनको कानूनी नोटिस भेज रहे हैं। अरे तुम्हारी रैलियों में वो बजते थे, तुम्हारे पहुंचने से पहले बजते थे, तुम्हारी मौजूदगी में बजते थे। तुम लोग कहीं से गुजर रहे थे, राहुल गांधी और ये, और वहां से प्रधानमंत्री की दिवंगत माताजी को गाली दी गई थी। तो ये किस किस तरह के कर्मकांड कर रहे थे। और वही ठीक वैसी ही गलती अब उत्तर प्रदेश में भी होते हुए हम देख रहे हैं। इनके कुछ प्रवक्ता हैं जो अलग अलग चैनलों पर जाकर के बहुत ही अमर्यादित भाषा का यूज कर रहे हैं। तो अगर आपने बिहार से कोई शिक्षा नहीं ली है, सीख नहीं ली है, तो भाई मतदाता तो सब देख रहे हैं। जो हाल मतदाता ने बिहार में उनका किया है वही आपका होगा। सर बीएलओ जो है उनको बड़ा टारगेट कर रहे हैं, अखिलेश यादव कह रहे हैं वो तो बीजेपी के पदाधिकारी बन गए हैं। वो तो सर ऐसे ऐसी कौन सी तकनीक होती है जिससे पता चल जाए कि ये वोटर तो समाजवादी पार्टी का है इसलिए इनका नाम काटना है, ये बीजेपी का इसलिए इनका नाम काटना है। इनके अपने पोलिंग एजेंट क्या वो जिम्मेदार नहीं होते, वो अपने काम ठीक से नहीं कर रहे, तो उन सबको हटा दीजिए। नहीं नहीं, नाम कैसे कट सकता है, मैं तो यही नहीं समझ पा रहा हूं कि नाम कोई किसी का कैसे काट सकता है। भाई आपके घर में मान लिया 4 सदस्य हैं, अंजू पंकज के घर में 4 सदस्य हैं, ठीक है, उनके
पिछली बार की मतदाता सूची में नाम है, उनके आई कार्ड बने हुए हैं। आपकी गली में या आपकी कॉलोनी में या आपके आसपास सोसाइटी में बीएलओ आ रहा है, उसकी टीम आ रही है देखने के लिए कि किस घर में कितने लोग हैं। आपके घर में मान लिया कोई काम पे भी गया हुआ है तो आस पड़ोस वाले बता देंगे कि हाँ, इनके हस्बैंड है लेकिन वो काम पे गए हुए हैं, अगली बार जब आप आएंगे, क्योंकि बीएलओ को हर जगह 3 बार जाना है, उसको आदेश है। अगली बार जब आप आएंगे तो आप फॉर्म भी कलेक्ट करिए और उनके दर्शन भी करिए, अपने सामने उनके हस्ताक्षर भी करा लीजिए। कैसे काट देगा कोई? दूसरी बात यह है कि चुनाव आयोग ने ये पुख्ता व्यवस्था की है कि मतदाता सूची एक बार बन गई, सबने फॉर्म भर दिए, वो जमा हो गए, ऑनलाइन हो गए, उनकी एक ड्राफ्ट सूची प्रकाशित हो गई, तो 1 महीना का समय आपको मिल रहा है। बिल्कुल। आपका अगर नाम नहीं है तो आप जुड़वा सकते हैं, आपका कट गया है तो भी आप जुड़वा सकते हैं। कोई गलत नाम मतदाता सूची में रह गया है, उसको हटवा भी सकते हैं। तो फिर क्यों हल्ला मचा रहे हो? नहीं, हल्ला क्यों मचा रहे हो? छाती क्यों पीट रहे हो? रोजाना आकर के ये क्यों कह रहे हो कि जी हमारे लोगों के नाम कटवाए जा रहे हैं? तुम्हारे लोगों कौन है? घुसपैठ ये हैं या ऐसे लोग हैं जो अब इस दुनिया में नहीं रहे? वो एक बड़ा जबरदस्त कार्टून पिछले दिनों मैंने देखा था एक सोशल मीडिया पर। एक आदमी है वो भोंपू लेकर के, लाउड स्पीकर लेकर के वो कब्रिस्तान के बाहर खड़ा है और कह रहा है जो वहां दफन है उन सब से कि आप सबके नाम मतदाता सूची से काट दिए गए हैं। तो भाई, क्या आपके मतदाता वो हैं जो कब्रिस्तान पहुंच चुके हैं, या वो हैं जो दूसरे राज्यों में चले गए हैं जॉब के सिलसिले में? तो आप उनके नाम क्यों रखवाना चाहते हो? भाई, या तो आप प्रमाण दो कि जो जिंदा हैं, जो वही हैं, दुनिया में हैं इस समय, उनके नाम काटे जा रहे हैं। ऐसे फेक तरीके से आप हवा में कैसे आप इस तरह के आरोप लगा सकते हैं और चुनाव आयोग को बदनाम कर सकते हैं या अधिकारियों को धमका सकते हैं? बिल्कुल। सर, आपको याद होगा बिहार में भी जब ये ड्राफ्ट लिस्ट आई थी, उसके बीच 2 महीने का गैप दिया गया था, फिर फाइनल लिस्ट आई थी। तो आप सोचिए, एक भी शख्स को ये लेकर नहीं आ पाए मंच पे। राहुल गांधी ने जितने भी फर्जी लोगों को खड़ा किया, 1 घंटे के बाद उनकी पोल पट्टी खुल गई। अब तो सोशल मीडिया का जमाना है सर, यहाँ झूठ बोलते हैं यहाँ पकड़ा जाता है। अब ये जो 2 हफ्ते का टाइम राहुल गांधी ने गड़बड़ी के नाम पर लिया है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो जो उनके पार्टी की मीटिंग हुई थी उसके बाद जितनी भाषणबाजी हुई थी, उसमें ये तो नहीं कहा गया कि वोट चोरी, लेकिन 2 हफ्ते का टाइम लिया गया है। तो कहीं पर क्या म्यांमार में पीपीटी तैयार हो रहा है? इस बार गड़बड़ी हो सर, तुरंत पता चलती है। अब तुरंत चुनाव आयोग जाओ, नहीं सुनाई होती आप सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाओ। आपको क्या है सर, आप तो लाखों के वकीलों को चुटकियों में हायर कर सकते हो। देखिए, बात ये है कि राहुल गांधी हों, अखिलेश यादव हों, ममता बनर्जी हों, ये सब लोग जो एसआईआर का विरोध कर रहे हैं, क्या मतदाता इन पर भरोसा कर रहे हैं? इनकी कही हुई बात को क्या पत्थर की लकीर मान रहे हैं? हाँ, जो इनके बिल्कुल डेड ऑनेस्ट, डेड सपोर्टर हैं, उनकी तो बात छोड़ दीजिए। जो आंख मूंद करके ममता बनर्जी के पीछे खड़े हुए हैं, जो आंख बंद करके अखिलेश यादव के साथ खड़े हुए हैं, या जो जिनको कांग्रेस को ही वोट देना है, राहुल गांधी चाहे जो करें, उनकी तो मैं नहीं कहता, लेकिन जो आम मतदाता है वो तो इन पर भरोसा नहीं कर रहा है। वो तो कह रहा है कि जो हो रहा है ठीक ही हो रहा है। गलत आदमी का नाम मतदाता सूची में क्यों होना चाहिए? और कोई सही अगर उसमें छूट गया है तो वो बाहर क्यों रहना चाहिए? इस बात का जवाब देना ये। और बाकी सारी चीजों को हम छोड़ भी दें अंजू जी, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है जरा उसी को देख लेंगे। और सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद, व्यवस्था देने के बावजूद, अगर आप फिर भी रो पीट रहे हैं और विरोध कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आपकी नीयत में खोट है, आप डरे हुए हैं और आपको लगता है कि जितने भी गलत नाम मतदाता सूची में हैं, जिनके जरिए आप खेल करते रहे हैं अभी तक, वो अगर मतदाता सूची में नहीं रहेंगे तो आपकी दुकान का शटर बंद हो जाएगा।
इसलिए ये चिल्ला रहे हैं। सर आपको याद होगा कि लखनऊ नगर निगम को लेकर एक रिपोर्ट आई थी कि उसमें जितने भी लोग सफाई कर्मचारी काम कर रहे हैं वो सब के सब रोहिंग्या हैं, और उसकी जांच पड़ताल का आदेश योगी आदित्यनाथ ने दे दिया था। बल्कि 10 शहर ऐसे हैं उत्तर प्रदेश के जहां पर जो नगर पालिका है उसमें काम करने वाले सारे सफाई कर्मचारी यही लोग हैं। तो इन लोगों को किसने लाकर वहां बसाया, किसके वोट बैंक है, इसका दर्द भी तो सता रहा होगा ना अखिलेश यादव को, इसीलिए इस तरह की बयानबाजी दे रहे हैं और पहले ही वोटर गिन लिए उन्होंने। आपको याद है दिल्ली के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जब कुछ मीडिया के लोग गए थे वहाँ झुग्गी बस्तियों में और दूसरी तमाम जगहों पर, तो उन्होंने अरविंद केजरीवाल का कैसे स्तुतिगान किया था कि जी उन्होंने ही हमें यहाँ बसाया है, हमें बिजली की भी सुविधा दी, हमें पानी की भी व्यवस्था दी, हमें खाने का भी इंतजाम किया। कौन थे वो सब या तो बांग्लादेशी थे या रोहिंग्याज थे। तो ये सब इनके प्रिय पात्र हैं, इन्हीं के जरिए तो खेल करवा रहे थे। अब देखो दिल्ली कैसे जीती बीजेपी ने, और किस तरीके से पुलिस को आदेश दिए गए थे उस समय कि जहां मिल जाए धर पकड़ करो, इनको डिटेंशन सेंटर में भेजो, या इनके खिलाफ मुकदमे कायम करो, इनको जेल भेजो, या इनको जहां के हैं वहां उन देशों की सरहद में फेंक दो, रिपोर्ट करो इनको। तो अब साफ सुथरे इलेक्शन हुए, सड़जी गए। इसी तरीके से बिहार में कई जिलों में जो है बुरा हाल था, वहां भी भागे जब ये आपकी एसआईआर हुई। बंगाल में देख लो ना क्या हो रहा है। बंगाल में ऐसी भगदड़ मची हुई है, गठरियां और दूसरे सामान लेकर के, कोई कंधे पे रखा हुआ है, कोई सिर पे रखे हुए, ऐसे भाग रहे हैं जैसे उनके पीछे भूत प्रेत पड़ गए हों। उनको लगता है कि बस किसी तरह जान बचा करके अपने देश में घुस जाओ, एक बार तो जान बचेगी, लाखों पाएंगे। तो यहाँ पर कितने कैसे कैसे लोगों को, जमूरों को बैठाया हुआ था चुनाव जीतने के लिए और बड़े खेल करने के लिए, क्योंकि 2-2, 4-4, 6-6, 10-10 हजार मतों का अंतर भी बहुत बड़ा अंतर कर देता है जीत हार में। तो वही खेल वहां बंगाल में भी हो रहा था। अब बंगाल में धमकियां तो बहुत दी ममता बनर्जी ने, जान दे दूंगी, एक भी नहीं कट गया। बात कर रही थी कि अगर एनआरसी लागू हो गया, अगर ये सब हो गया तो गृह युद्ध हो जाएगा। पता नहीं किसको भड़का रही थी सर ये सब कहकर। नहीं, डरा किसको रही है कि गृह युद्ध हो जाएगा। मैं बार बार कह रहा हूं अपने प्रोग्राम में कि ममता बनर्जी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो लकीर क्रॉस करे, यानी अपनी सीमा पार करे। उन्हें बहुत अच्छे तरीके से पता है कि केंद्र सरकार इस बार बैठी है इरादा करके। आपने जैसे ही एसआईआर करने वाली टीम के काम में बाधा डाली, आपने जैसे ही संवैधानिक संकट खड़ा किया, इस बार वो कुर्सी पर नहीं रहेंगे, राष्ट्रपति शासन इम्पोज हो जाएगा। और ये ममता बनर्जी बिल्कुल नहीं चाहेंगे। ममता चाहती है कि विरोध भी कर लो, बयानबाजी भी कर लो, लेकिन लिमिट क्रॉस मत करो, ताकि कम से कम सत्ता अपने हाथ में रहे। प्रशासन और शासन और पुलिस और उनका पूरा कैडर जो पुलिस के जरिए, पुलिस के साथ मिलकर के वहां पर खेल करता रहा है, उसके लिए गुंजाइश बनी रहे। अगर कुर्सी चली गई, अगर पावर चली गई, शासन प्रशासन और पुलिस चले गए, तो क्या कर लेंगे ममता बनर्जी और क्या कर लेंगे उनके कार्यकर्ता। फिर तो वहां तटस्थ, पारदर्शी और स्वतंत्र तरीके से चुनाव होंगे और सारी बदमाशी धरी रह जाएगी। सीधे मोटा भाई यानी अमित शाह जो हैं वो ऊपर से डंडा फटकारेंगे और सब सीधे हो जाएंगे। तो वो नहीं चाहेंगे कि उनकी सरकार जाए, इसलिए हल्ला तो खूब मचेगा, लेकिन ऐसा वो कोई काम करने वाली नहीं है कि उन पर ये आरोप लगे कि वो संवैधानिक संकट बन गई हैं। सर जब तक मैं और आप बात करें मुझे तो डर लगता है कि पूरा का पूरा पश्चिम बंगाल खाली ना हो जाए, क्योंकि बॉर्डर्स की हालत देखिए कैसे लोग कतारों में खड़े हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो पकड़े गए तो फिर तो डिटेंशन सेंटर पहुंच जाएंगे, फिर उनका वहां से निकलना कितना मुश्किल होगा। तो इसीलिए कतारों में खड़े। ममता बनर्जी तो तस्वीरें देख देख के परेशान होंगी ना कि सारा वोट बैंक तो
बांग्लादेश जा रहा है, पता नहीं, क्या पता अगला चुनाव वहीं से लड़ने का प्रोग्राम हो। लेकिन सर, अखिलेश को तो ये बात भी डरा रही है ना कि योगी जी ने आदेश दे दिया अधिकारियों को कि तुरंत पहचान करो, डिपोर्ट करो और डिटेंशन सेंटर में डालो। तो ये जो आदेश दिया है योगी जी ने, उसने भी तो अखिलेश यादव की नींद उड़ा दी है ना। एग्जैक्टली। डिटेंशन सेंटर बड़े पैमाने पर बनाने के योगी जी के आदेश, इसका मतलब योगी जी के पास खुफिया रिपोर्ट्स आ गई हैं अलग अलग जगहों से कि कहाँ कितने रह रहे हैं, पहचान कर ली है, उनके घर देख लिए गए हैं, या झोपड़पट्टी जहाँ भी वो रह रहे हैं वो सब पता है उनको। योगी जी बहुत सिस्टमेटिक तरीके से काम करते हैं। बुलडोजर भी तभी चलता है जब सारी सरकारी और कानूनी औपचारिकताएं पूरी हो जाती हैं। आज बरेली में गरज रहा है तौकीर रजा के एक करीबी का महल नुमा पूरा जो है घर वो ध्वस्त करके रख दिया। तो उधर आप बिहार में देखो, समस्तीपुर से लेकर के भागलपुर तक और कई शहरों में इस समय बुलडोजर गरज रहे हैं। जैसे ही सम्राट चौधरी गृह मंत्री बने, पुलिस प्रशासन उनके हाथ में आया, वैसे ही बिहार में भी बुलडोजर बाबा जो हैं वो तैयार हो गए हैं। मध्य प्रदेश की मैंने देखी थी ये खबर, मध्य प्रदेश में भी बुलडोजर चल रहे हैं। हर जगह तो बुलडोजर गरज रहे हैं, बरस रहे हैं। और इनका अपना एक अलग संदेश और खौफ होता है कि बेटा कुछ भी अगर इधर उधर किया तो सुबह पीले पंजे के साथ जो है आपको उठते ही उसके दर्शन होंगे, नमस्कार करने का मौका नहीं देगा वो, तो सब बराबर करेगा। और अखिलेश यादव भी इसीलिए डरे हुए हैं। अलग अलग जगहों पर जहां ये 40% हो गए हैं, 35% हो गए हैं, या थोड़ा और ऊपर चले गए हैं, वहां वहां के आप लोकसभा और विधानसभा सीटों का गणित देख लो आप। और ख़ास तौर से जहां यादव प्लस हो जाते हैं जिन जिलों में, जिन क्षेत्रों में, वहां पे देख लो आप। तो इनको लगता ये है कि जहां MY समीकरण है और कुछ दूसरी छोटी मोटी जातियां मिल जाती है वहां तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसी बहुत सारी सीटें जहां पर यादव उतने नहीं हैं, मुसलमान हैं, तो वहां पर तो फिर यही खेल होता है ना जो ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के अलग अलग जिलों में और कॉन्स्टिट्यूंसी में करती रही हैं घुसपैठियों के जरिए। तो वही अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में करते रहे हैं। इसलिए सबसे ज्यादा वोकल जो है वो, सबसे ज्यादा रुदन उत्तर प्रदेश और बंगाल से ही सुनाई पड़ रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर। डर इन्हीं को सता रहा है कि इनका वोट बैंक जा रहा है। और अगर डिटेनमेंट सेंटर बनाने का आदेश दे दिया है, डिटेंशन सेंटर बनाने का आदेश दे दिया है योगी आदित्यनाथ ने, तो फिर तो सर बहुत जल्द इस बार हिसाब होगा ना। इस बार तो ऐसा भी नहीं कि आज बनेंगे 6 महीने बाद रिपोर्ट किया जाएगा। अभी तो आनन फानन में सब कुछ हो रहा है। लेकिन इस बीच जो ये जोसेफ विजय हैं जो ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, सर ये देखना दिलचस्प होगा कि सुप्रीम कोर्ट में इनकी याचिका को एंटरटेन किया जाता है या नहीं, या खारिज की जाती है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इतनी लंबी चौड़ी सुनवाई कर चुका है इस मामले पर, अब कोई और आधार सुनने के मूड में मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट होगा। लेकिन चलिए देखते हैं ऊंट किस करवट बैठता है। लेकिन सर आपने समय निकाला, बहुत ही अहम विषय पर बड़े ही विस्तार से जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत जी, माता की जय हो। वंदे मातरम। जय श्री राम। वंदे मातरम।